मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राष्ट्रपति की शक्तियों पर विचार करें। पिछले व्याख्यान में राष्ट्रपति के संबंध में विभिन्न बातों की चर्चा हो चुकी है, जैसे उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसकी पद की योग्यताएं कौन कौन सी हैं, पद की शर्तें क्या हैं, उसकी अवधि कितनी होती है, उसको किस प्रकार से पदच्युत किया जा सकता है, उसके विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा कर ली है। आज राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों के बारे में चर्चा करें। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से राष्ट्रपति की शक्तियों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ये 5 भाग हैं: कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और 5वां है आपातकालीन शक्तियां। पहले चर्चा करें कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया है। पूरे देश की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुसार संघ के शासन का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से पूरे शासन का संचालन किया जाता है, तो वह शासन संचालन के लिए जिम्मेदार होता है सैद्धांतिक रूप से। दूसरा, वह विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्तियां करता है। वैसे संघ सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी पद हैं, इन सभी पदों पर राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। यदि राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता तो राष्ट्रपति के नाम से नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है। उसमें कोई अधिकारी हस्ताक्षर करता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से नियुक्ति पत्र दी जाती है। जैसे राज्य सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, ये सब के सब राज्यपाल के द्वारा नियुक्त माने जाते हैं। उच्च पदों पर नियुक्तियां राज्यपाल स्वयं करता है, और जितने भी अन्य पद हैं, इन सभी अन्य पदों पर नियुक्ति आदेश में लिखा रहता है राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, और कोई अधिकारी, सचिव, उप सचिव ये उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक इसी प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे राजनीतिक पद हो चाहे सरकारी पद हो, इन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो नियुक्तियों में सबसे पहले राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्य रूप में लोकसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, उस दल के नेता को वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए आमंत्रित करता है। यदि मान लीजिए लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत का मतलब होता है कुल संख्या का, मतलब 100%, 100 का आधा से एक अधिक, 100 में 51। यदि मान लीजिए लोकसभा के नवनिर्वाचन के बाद किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसी स्पष्ट बहुमत को निरपेक्ष बहुमत भी कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। यदि मान लीजिए किसी एक दल को स्पष्ट या निरपेक्ष बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रपति स्वविवेक से दूसरे सबसे बड़े दल को आमंत्रित करता है और उसे मंत्रिमंडल बनाने का मौका देता है, और उसे यह निर्देश देता है कि वह एक निश्चित समय के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे। लोकसभा में बहुमत साबित करने का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त करे। यदि मान लीजिए किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और कुछ दल मिल करके आपस में गठजोड़ करते हैं, गठबंधन करते हैं और बहुमत का दावा करते हैं, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए
ऐसे गठबंधन के नेता को भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। सामान्यतया राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, लोकसभा के स्पष्ट बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। लेकिन मान लीजिए किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। उसके विवेक शक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब स्वविवेक से कर सकता है जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो। इस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने का काम करता है। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, जब वह शपथ ले लेता है, तब प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच किसी व्यक्ति विशेष को मंत्री के पद पर नियुक्त करने के विषय में मतभेद हो जाए तो यहां पर प्रधानमंत्री की विजय होती है। प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को मंत्री के पद पर न तो नियुक्त कर सकता है, न ही नियुक्त करने से इनकार कर सकता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है क्योंकि मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को उन सब सदस्यों से काम लेना है, इसलिए मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री का ही वर्चस्व होता है, उसका एकाधिकार होता है। उसे कोई दूसरा व्यक्ति चुनौती नहीं दे जा सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति उन मंत्रियों को नियुक्त करता है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर उन मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। विभिन्न विभागों में कौन व्यक्ति मंत्री रहेगा, कौन राज्य मंत्री होगा, कौन उप मंत्री होगा, इन सभी के बारे में प्रधानमंत्री ही तय करता है। इसके अलावा जितने भी उच्च पद हैं, विशेषकर राजनीतिक और संवैधानिक पद हैं, जैसे राज्यपालों की नियुक्ति करना, सेनापतियों की नियुक्ति करना, न्यायाधीशों को नियुक्त करना, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उप राज्यपालों की नियुक्ति करना, जितने भी आयोग हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, इन सबके सदस्यों को नियुक्त करना, अनुसूचित जाति आयोग हो, जनजाति आयोग हो या अन्य भाषा आयोग हो, वित्त आयोग हो, इन सब के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कर सकता है। जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, इन सभी उच्च पदाधिकारियों को राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। इसके बारे में सामान्य रूप में राष्ट्रपति आपत्ति नहीं लेता, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को ऐसे कोई सूचना मिल जाती है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकता है, लेकिन नियुक्ति करने से इनकार नहीं कर सकता। फिर वैदेशिक मामले, दुनिया का कोई भी देश आज की तारीख में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। वह अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का एक सदस्य होता ही है। तो अन्य देशों के साथ जो भी संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है, ये समस्त संबंध राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से विदेशों के साथ संबंधों की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत वह प्रत्येक देश दूसरे देशों के साथ कूटनैतिक संबंधों की स्थापना करता है। दो देशों के बीच संबंधों को
कूटनैतिक संबंध कहते हैं। राजनीतिक संबंधों को यहां पर कूटनैतिक संबंध के नाम से संबोधित किया जाता है। तो कूटनैतिक संबंधों को गति देने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए कूटनैतिकों की अर्थात राजदूतों की नियुक्ति करता है। दूसरे देश से आने वाले राजदूतों का वह स्वागत करता है, मतलब उनके परिचय पत्र को देखता है। एक बिल्कुल औपचारिक समारोह होता है जिसमें दूसरे देश से आने वाले राजदूत अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति उन राजदूतों का स्वागत करता है। फिर वह सैन्य मामलों में वह उसके पास पूरी सैन्य शक्ति होती है, अर्थात संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। एक प्रश्न यहां पर उपस्थित होता है कि सेना एक तकनीकी समूह होता है, लेकिन तकनीकी समूह मतलब उसमें सबके सब सैनिक अधिकारी ही होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक सिविलियन होता है, एक नागरिक होता है। प्रश्न यहां पर यह उपस्थित होता है कि एक नागरिक तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि सेना पर नागरिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए, सेना पर नागरिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को, जो कि पहला नागरिक होता है, उसे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च सुप्रीम कमांडर बनाया जाता है, ताकि सेना अपनी मर्जी से कोई काम ना करे, अपितु राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही वह कोई भी काम करे। मतलब यह है कि सेना कोई भी काम तब तक नहीं करेगी, तीनों सेनाएं, जब तक कि उसे राष्ट्रपति का लिखित आदेश प्राप्त न हो। यही चीज अमेरिका में भी है कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। अब भारत में भी इसी चीज को लिया गया है, जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और सेना का संचालन कैसे किया जाए, इसके बारे में संसद जैसा विधि या कानून बनाएगी, उसी कानून के अनुसार राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करता है। वह कोई सैनिक पुरस्कारों से या अलंकरणों से युक्त नहीं होता, लेकिन तीनों सेनाओं का वह मुखिया होता है। फिर दूसरे देशों के साथ संधि समझौते करना, दूसरे देशों के साथ जो भी संधि समझौते होते हैं, ये सभी संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भले ही विदेश मंत्री या कोई दूसरा मंत्री हस्ताक्षर करेगा, लेकिन जो भी संधि समझौते होंगे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और फिर जब संधियां हो जाती हैं, तब इसको संसद में स्वीकृति के लिए पेश किया जाता है। जब संसद इसको बहुमत से पास करती है, तब संधि की व्यवस्थाएं लागू हो सकती हैं। इसके अलावा वह दूसरे देशों के साथ यदि युद्ध हो तो युद्ध की घोषणा करता है, शांति की घोषणा करता है, वो भी संसद की स्वीकृति से। संसद में पहले प्रस्ताव पारित होगा, उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और फिर युद्ध की घोषणा या शांति की घोषणा की जा सकेगी। फिर वह राज्यों को आवश्यक कार्यपालिक निर्देश देता है। यदि मान लीजिए कोई राज्य की सरकार किसी प्रकार से संविधान के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रही है, तो वह राज्य की कार्यपालिका को आवश्यक निर्देश दे सकता है कि आप संविधान का पालन कीजिए। इसके अलावा वह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का शासन, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, इस प्रकार से दमन द्वीप और भी जो छोटे छोटे द्वीप समूह है, यहां पर प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। और ये उपराज्यपाल या प्रशासक राष्ट्रपति से आदेश प्राप्त करके अपने कार्यों का संपादन करते हैं। फिर आयोगों का प्रतिवेदन, जितने भी आयोग गठित किए जाते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, जैसे निर्वाचन आयोग, राजभाषा आयोग, वित्त आयोग,
जितने भी आयोग गठित किए जाते हैं, ये सभी आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति इन प्रतिवेदनों को संसद में चर्चा के लिए भेजता है। संसद में उस पर चर्चा होती है, उन प्रतिवेदनों पर चर्चा होती है और फिर आगे की कार्यवाही होती है। तो जितने भी आयोग हैं, चाहे संवैधानिक आयोग हो चाहे कानूनी आयोग हो, इन सभी आयोगों की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष आयोग के अध्यक्ष प्रस्तुत करते हैं। इतनी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। अब दूसरे नंबर पर आए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं। हम टेक्स्ट बुक की दृष्टि से राष्ट्रपति की शक्तियों को 5 भागों में विभाजित करते हैं: कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और संकटकालीन शक्तियां। लेकिन यदि आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो संविधान में केवल एक विशेष शक्ति का उल्लेख किया गया है, बाकी सब उसकी सामान्य शक्तियां हैं। कौन सा विशेष है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, इसी पॉइंट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, संविधान करता है, यही एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। टेक्स्ट बुक में आपको विधायी शक्ति के अंतर्गत संसद से संबंधित राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो सब उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। लेकिन संविधान कहता है ये जो विधायी शक्ति है उसमें हेडिंग है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, और उसके नीचे लिखा है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो यदि संविधान की दृष्टि से यदि परीक्षा में, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो संविधान में उल्लिखित है, सामान्यतया जैसे संसद का सत्र बुलाना, संसद के सत्रों का अवसान करना, दोनों सदनों की बैठक में अभिभाषण देना, पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, ये सब उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन संविधान कहता है केवल अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है, दूसरा नहीं। लेकिन टेक्स्ट बुक की दृष्टि से हम विभिन्न चीजों को, और ये जो अभी जो चर्चा होगी, चाहे कार्यपालिका संबंधित शक्तियों की जो चर्चा हो गई या अभी विधायी, वित्तीय, जितनी भी शक्तियां होंगी, ये राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां हैं। इनमें केवल अध्यादेश जारी करने का की शक्ति उसकी विधायी शक्ति है। तो टेक्स्ट बुक की दृष्टि से हम देखें उसकी विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो संसद का सत्र बुलाना, संसद का अधिवेशन बुलाना, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखा जाता है कि संसद सत्र का आखिरी दिन से अगले सत्र के लिए 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब एक सत्र की अंतिम तिथि और अगले सत्र की प्रारंभिक पहली तिथि के बीच 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, संसद का सत्रावसान करता है, मतलब कि संसद की बैठक कब स्थगित होगी ये तिथि तय करता है। वह अभिभाषण देता है प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के पहले दिन वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। वह जो अभिभाषण देता है अपनी मर्जी से उस अभिभाषण को तैयार नहीं करता, अपितु मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किए गए भाषण को वह पढ़ देता है। उसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। इसके अलावा जब कभी भी लोकसभा का निर्वाचन संपन्न हुआ हो तो लोकसभा का जब पहला अधिवेशन होगा तो उस पहले अधिवेशन में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ये उसका अभिभाषण का नियम है। इसके अलावा वह दोनों सदनों को या किसी एक सदन को संदेश भेज सकता है। मान लीजिए कोई विधेयक लंबित है तो उस लंबित विधेयक के बारे में वह सदन को संदेश भेज सकता है।
और जब भी राष्ट्रपति अपना संदेश भेजता है तो सदन उस विषय पर तत्काल विचार करता है। ये परस्पर समन्वय की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि यदि राष्ट्रपति ने किसी विषय को इंगित करते हुए संदेश भेजा है तो यह सदन का दायित्व हो जाता है कि वह उस विषय पर तत्काल विचार करे। पारित करना न करना बात की बात है, लेकिन विचार करना उसके लिए आवश्यक है। फिर लोकसभा को भंग करना। लोकसभा को सामान्यतया राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भंग नहीं कर सकता और प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन मान लीजिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि राष्ट्रपति को विश्वास हो गया कि अब यह लोकसभा ढंग से काम नहीं कर सकेगी, बहुमत वर्ग कुछ गड़बड़ कर रहा है, या एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद दल बदल की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या ऐसी कुछ परिस्थिति आती है, लेकिन मान लीजिए प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करने का परामर्श नहीं दे रहा है, तो वह स्वविवेक का प्रयोग करते हुए लोकसभा को भंग करने और नया निर्वाचन करने का आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति है, उसकी इतनी शक्तियां होनी चाहिए और राष्ट्रपति को स्वविवेक का प्रयोग करते हुए काम ऐसा करना चाहिए। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह उल्लेख है कि वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को विघटित कर सकता है, लेकिन परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं, आ सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं जब वह स्वविवेक का प्रयोग करने के लिए विवश हो जाए, तो ये लोकसभा भंग करने की शक्ति हुई। फिर मान लीजिए किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाए और मतलब एक सदन पास करे दूसरा सदन पास न करे, तो राष्ट्रपति उस विषय पर विचार करने के लिए, मतभेद के बिंदु पर विचार करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आमंत्रित करता है। उस संयुक्त सत्र में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्षता करता है और दोनों सदनों के बीच मतभेद का जो बिंदु है उस विषय पर वहां पर चर्चा होती है। चर्चा करने के बाद संसद उसको वह संयुक्त सत्र में उस विधेयक पर मतदान होता है। यदि मतदान में वह चीज पारित हो गया तो वो दोनों सदनों से पारित माना जाता है। जैसे एक बढ़िया इस उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में पोटो बना था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी हुआ था आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए। लोकसभा में वह अध्यादेश पारित हो गया। राज्यसभा में जब भेजा गया तो राज्यसभा ने इसको बहुमत से पास नहीं किया, तो तब राष्ट्रपति ने दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया। वहां पर चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगुनी से भी अधिक है, इसलिए लोकसभा की विजय हुई और संयुक्त सत्र में पोटा बना, अर्थात संयुक्त सत्र में विधेयक पास हो गया। तो वह संयुक्त सत्र बुलाता है कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है। इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आमंत्रित किया जा सकता है और इस संयुक्त सत्र में दोनों सदन किसी विषय पर चर्चा करते हैं। अभिभाषण दोनों सदनों के सभी सदस्य मिल बैठकर सुनते हैं, लेकिन अभिभाषण पर सदन में अलग अलग चर्चा होती है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी विधेयक पर मतभेद हो तो दोनों सदन एक स्थान पर बैठ करके उस मतभेद के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। और राज्यों के विधानसभा विधान परिषद का क्या हालचाल है? तो मान लीजिए किसी राज्य विधान मंडल के 2 सदन हैं, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यहां पर 2 सदन हैं, विधानसभा विधान परिषद। तो वहां पर दोनों सदनों के सदस्य केवल राज्यपाल का अभिभाषण सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अन्य किसी अवसर पर
राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य एक साथ नहीं बैठते। मतलब वहां पर राज्य व्यवस्थापिका के अंतर्गत दोनों सदनों के सदस्य चर्चा नहीं करते, एक साथ बैठ करके अभिभाषण सुनते हैं, चले जाते हैं। जबकि केंद्र में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में चर्चा करने का प्रावधान है, बहस करने का और पारित करने का, मतदान करने का प्रावधान संविधान में दिया गया है। तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आमंत्रित करता है। अब राष्ट्रपति लोकसभा में पहले प्रावधान था 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लेकिन ये जो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान था, इसे 2021 के बाद नवीनीकरण नहीं किया गया। इस प्रकार से अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, केवल राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्ति किए हुए व्यक्ति होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के परामर्श पर मनोनीत करता है। मनोनयन। अब एक महत्वपूर्ण बात है विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति का मतलब जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर चर्चा करके पास कर देते हैं तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लेने के लिए उसे भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक कोई भी विधेयक कानून बनकर लागू नहीं हो सकता। यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब संसद एक कानून बनाने वाली संस्था है, दोनों सदनों ने पास कर दिया है, तो कानून बन जाना चाहिए। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। भारत में संसद का गठन कैसे होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो चूंकि राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, इसलिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर प्रत्येक विधेयक पर अनिवार्य है। एक दूसरी बात, राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया है। कार्यपालिका का काम कानूनों को क्रियान्वित करना है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके उस कानून को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। इसलिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। कार्यपालिका का मुखिया होने के नाते उस कानून को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति अपने ऊपर लेता है, इसलिए उसका हस्ताक्षर अनिवार्य है। तीसरी चीज, राष्ट्रपति देश की संप्रभुता का प्रतीक होता है। देश की संप्रभुता का प्रतीक होता है और जितने भी कानून होते हैं ये सब संप्रभु के आदेश माने जाते हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर एक संप्रभु के रूप में उस पर अनिवार्य है। इन 3 कारणों से प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। तो जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया और विधेयक कानून बनकर लागू होगा, नहीं, कुछ विकल्प होते हैं। पहला, जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। यदि वह हस्ताक्षर कर दिया तो विधेयक कानून बनकर लागू हो जाता है, आगे की कार्रवाई फिर शुरू हो जाती है। नंबर 2, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति को उस विधेयक पर कुछ आपत्ति है, उस विधेयक के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में व्यक्त करते हुए विधेयक को वापस संसद में भेजता है। और जब राष्ट्रपति
किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उसे वापस संसद में विचारार्थ भेजता है तो उसे संविधान की भाषा में वीटो कहते हैं, निषेधाधिकार कहते हैं, वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर वीटो करता है, वीटो शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन संविधान की भाषा में इस शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर वीटो करता है, मतलब हस्ताक्षर न करते हुए विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करते हुए वापस भेजता है, तब संसद के दोनों सदन उस पर विचार करते हैं। यदि दोनों सदन अलग अलग उस विधेयक पर विचार करने के बाद पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास वो विधेयक दोबारा भेजा जाता है और तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा गया, राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर न तो हस्ताक्षर किया न ही हस्ताक्षर करने से इनकार किया, अपने पॉकेट पे भर के चुपचाप बैठ गया, न हस्ताक्षर किया न हस्ताक्षर करने से इनकार किया, अपितु दबा करके बैठ गया, क्या आप राष्ट्रपति से स्पष्टीकरण मांगेंगे? नहीं, राष्ट्रपति से स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वह विधेयक को वापस करे या क्या करे क्या ना करे, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, सर्वोच्च व्यक्ति होता है। और जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसे संविधान की भाषा में पॉकेट वीटो कहते हैं, जेपी निषेधाधिकार कहते हैं। ये तीन। अच्छा, इस पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जब राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, कितने दिन के अंदर करेगा कोई तिथि तय नहीं है। जब वीटो करेगा कितने दिन के अंदर करेगा इसके लिए भी कोई तिथि तय नहीं है। मतलब जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर सिग्नेचर करेगा यह राष्ट्रपति ही बताएगा, राष्ट्रपति ही तय करेगा, इसको कोई व्यक्ति पूछ नहीं सकता। तो तिथि तय नहीं है। अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के आज द्रौपदी मुर्मू तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं इनका थोड़ा सा चर्चा करें संक्षिप्त में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू से कहा था, यदि आपने हिंदू कोड बिल संसद से पास करवाया, क्योंकि हिंदू कोड बिल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पसंद नहीं करते थे, उनका कहना था कि यह ठीक नहीं है, तो उन्होंने पंडित नेहरू से कहा था कि यदि संसद ने हिंदू कोड बिल पास किया तो मैं उस पर वीटो का प्रयोग करूंगा। लेकिन जब हिंदू कोड बिल संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चुपचाप उस पर हस्ताक्षर कर दिया। एक, जब यूपीए सरकार के समय लाभ के पद संबंधी विधेयक संसद से पास होकर के राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उस पर वीटो का प्रयोग किया कि लाभ के पद संबंधी विधेयक में ऐसे प्रावधान थे जिसके अंतर्गत कुछ पदों को लाभ का पद माना गया, कुछ पदों को लाभ का पद नहीं माना गया। चूंकि यह पक्षपात पूर्ण था तो राष्ट्रपति ने अपने कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श करके उस विधेयक पर वीटो किया, आपत्ति सहित उसे संसद में भेजा। संसद ने उस पर पुनर्विचार नहीं किया क्योंकि उसको लगा कि राष्ट्रपति का ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है। तो ये वीटो का उदाहरण हुआ। और जब ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे तो संसद ने, राजीव गांधी के शासनकाल में संसद ने डाक तार संशोधन विधेयक पास किया था।
इस विधेयक को राष्ट्रपति ने बहुत ज्यादा आपत्तिजनक माना और तब ज्ञानी जैल सिंह ने उस विधेयक पर न तो हस्ताक्षर किया न वापस किया, राष्ट्रपति के पॉकेट पे रह गया। आखिरकार संसद ने कोई काम नहीं कर पाई, मतलब संसद कुछ नहीं कर पाई इसके बारे में। इसलिए भारत में ये 3 उदाहरण बताते हैं, 3 राष्ट्रपतियों ने इसी प्रकार से वीटो की धमकी दी, वीटो का प्रयोग किया, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। अभी तक ये 3 उदाहरण भारत के संवैधानिक इतिहास में 1952 के बाद देखे जा सकते हैं। ये राष्ट्रपति की विधेयक के संबंध में शक्तियां हैं। इसके अलावा जब राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर विचार करके या तो स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर करने से, स्वीकृति देने से इनकार कर दिया तो वह विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसके बारे में राष्ट्रपति की शक्तियां सर्वोच्च हैं। और आखिर में आता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संविधान अध्यादेश जारी करने की शक्ति को विधायी शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यदि मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है और देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उस परिस्थिति का सामना कर सके और ऊपर से संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, तब राष्ट्रपति उस संकट का, उस समस्या का समाधान करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का महत्व वैसा ही होता है जैसा एक कानून या अधिनियम का होता है, लेकिन इसकी अवधि 6 माह तक होती है। तो जब संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि उस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिल गई तो अध्यादेश कानून बन जाता है, और यदि नहीं मिली तो अध्यादेश 6 महीने के बाद निरस्त हो जाता, अपने आप निरस्त हो जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि उस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो। यदि मान लीजिए एक सदन का अधिवेशन हो रहा है, चल रहा है, दूसरा सदन का अधिवेशन स्थगित हो गया है, तो चूंकि कानून बनाने का काम दोनों सदनों का है, इसलिए एक सदन का अधिवेशन चल रहा हो तो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन दोनों सदनों का अधिवेशन चल रहा हो एक साथ, तो फिर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। और दूसरी शर्त है कि 6 सप्ताह के अंदर, अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश पर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलनी चाहिए। तीसरी बात, यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं जिसका सामना करने के लिए देश में कोई कानून नहीं है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह जो समाधान वाली बात है, इस समाधान को आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। समाधान होना राष्ट्रपति के समाधान पर संतुष्ट पर निर्भर करता है, और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं करता। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस संदर्भ में एक मजेदार आपको उदाहरण दो। DC वाधवा नाम के एक व्यक्ति ने रिसर्च किया और उसने यह पाया कि 1967 से लेकर के 1982 तक लगभग 15 वर्षों में बिहार सरकार ने 256 अध्यादेश जारी किए। 256 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया उसने कि साहब, बिहार सरकार ने 15 वर्षों में 256 अध्यादेश जारी किए और उस पर न तो विधानमंडल की स्वीकृति ली गई, न विधानमंडल में उस पर कोई चर्चा हुई, और इन्हीं अध्यादेशों को बार बार नवीनीकरण करते करते 14 वर्षों तक उसको लागू किया गया।
ये बिहार सरकार का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कटु आलोचना की, बस और कुछ नहीं। क्या किया? क्या सरकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? नहीं कर सकते। मतलब जो जैसी मर्जी हो वैसा करिए, रोकने वाला, बोलने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। आप राजनीतिक दृष्टि से निर्वाचित होकर के किसी पद पर आते हैं, मतलब आपके 100 खून माफ हैं। लेकिन केंद्र में ऐसा नहीं होता। अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती है। इस 6 महीने के अंदर लोकसभा संसद के अधिवेशन के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर उस पर संसद की स्वीकृति मिलने आवश्यक है, अन्यथा 6 महीने के बाद अध्यादेश स्वयं निरस्त हो जाते हैं। यह है अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। इसी के साथ विधायी शक्तियों का ये पॉइंट चर्चा इसकी पूरी हुई। आगे की चर्चा फिर अगले व्याख्यान में करेंगे। आपको धन्यवाद।